हेलो दोस्तों, डेली मेंस आंसर राइटिंग में आज आपका स्वागत है। एथिक्स के इस आंसर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कब वो सिचुएशन अराइज हो सकती है और अगर हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। एथिक्स के अंदर हम एम्फेसिस डालते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि जो थीम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो क्वेरीज होती हैं यूपीएससी की, वो काफ़ी हद तक कुछ लिमिटेड चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करती हैं। अगर केस स्टडीज़ के भी ऊपर नज़र डालें तो कई केस स्टडीज़ आपको दिखेंगी कि उसी सिमिलर थीम के ऊपर आधारित होती है। तो इसीलिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार कवर कर लेते हैं यूपीएससी के अंदर एथिक्स में, तो हमारी प्रिपरेशन का आधा काम तो वहीं हो जाता है। इसीलिए आज मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइकली टू कन्फ्रंट विद इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट दे दी। आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द डिसीजन मेकिंग बाय पब्लिक सर्वेंट्स। नेक्स्ट, if faced with conflict of interest situation, how would you resolve it? Explain with the help of examples. इतना सब कुछ पूछना है इन्होंने और 150 वर्ड्स देने हैं इन्होंने हमें। इसका मतलब ये हुआ कि हम चीज़ों को इलैबोरेट करके नहीं लिख पाएंगे आंसर्स के अंदर, और इसी वजह से हमें पॉइंट वाइज इस तरीके के आंसर को प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार ही पैराग्राफ लिखने लग गए तो फ्लो में हमने 100 शब्द एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख देने हैं। इसी चीज से बचने के लिए हम सीधा पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपसे जो सवाल पूछा गया है उसके ऊपर नजर डालते हैं। हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है। तो हम स्टार्ट कर दें एक रीसेंट एग्जाम्पल से। रिसेंटली झारखंड के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लाइमलाइट में लाया है। क्यों? देखिए, एज अ पर्सनल interest, if a person's personal interest and his or her professional interest clash in certain circumstances, that is called a conflict of interest. conflict of interest की situation arise होती है उस समय जब हमारा प्रोफेशनल ड्यूटी या हमारी ऑफिशियल ड्यूटी जो हमें डिमांड करती है वो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल ड्यूटीज के खिलाफ आ जाए या उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाए, और हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी इन वन फील्ड इज काउंटरिंग द प्रोफेशनल ड्यूटी इन अनदर फील्ड। समझने की कोशिश करें। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मेरी अपनी फैमिली की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने भाई बहन भतीजे वाइफ माता पिता, इनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे लगे हुए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन सबका वेलफेयर हो, इन सबका उद्धार हो। अगर मैं उसी की तरह प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी मेरे कुछ इंटरेस्ट्स हैं कि मुझे जो भी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज प्रोवाइड की है वो मैं फेथफुली निभाऊं ताकि जो काम मुझे दिया गया है वो मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकूं। अब एज अ प्रोफेशनल आई हैव टू मेक अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि कभी ये दोनों इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, क्योंकि जब ये दोनों इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो पब्लिक स्फीयर के अंदर ये एक बहुत ही गलत परिणाम को या रिजल्ट को जन्म देता है। अब यहां पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, एज अ प्रोफेशनल आई हैव द ड्यूटी टू इंश्योर दैट एज अ पब्लिक सर्वेंट I have to provide services with the feeling of equality, with the feeling of non-partisanship, with the feeling or value of impartiality, with the value of objectivity. Whereas when I'm dealing with my family, I have to show the values of care, I have to show the values of affection, I have to show the values of compassion. ठीक है? और यही चीज अगर मैं दोनों ही केसेस में इन दोनों को एनालाइज करूं तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेने के लिए मुझे फैमिली को बिल्कुल दरकिनार करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म।
पर्टिकुलरिज्म मतलब मैं जो भी फैसले लेता हूं उसमें, जो भी डिसीजन लेता हूं उसके अंदर मैं ये कंसिडर करता हूं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो मेरा भाई हो, रिश्तेदार हो, या जिस बंदे को मेरे साथ कोई ना कोई रिलेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं डिसीजन लेता हूं। जबकि यूनिवर्सलिज्म कहता है कि मुझे एक ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाना चाहिए जो सब पे यूनिवर्सली अप्लाई हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई अननोन बंदा हो। So these values are conflicting with each other in the case of conflict of interest. झारखंड के अंदर वही सिमिलर प्रोसेस हुआ कि अगर मेरे रिलेटिव हो या मेरी खुद की कंपनी हो और वो स्टेट गवर्नमेंट से माइनिंग की लीज मांगने आ जाए, माइनिंग की परमिशन मांगने आ जाए, तो मैं ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में आ चुका हूं। अब मैं उसके ऊपर क्या डिसीजन लेता हूं, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट आई एम ऑलरेडी इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन आई एम अ पब्लिक सर्वेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और अ स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर, एंड समवन इज आस्किंग फॉर टेंडर एंड दैट कंपनी इज ओन्ड बाय मी। वो कंपनी या तो मेरी है या वो कंपनी मेरे भाई, भतीजे, दामाद, रिश्तेदार किसी की भी है, तो मैं ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ चुका हूं। मैं क्या एक्शन लेता हूं वो सेकेंडरी बात है, वो उसके बाद की बात है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट आई एम डूइंग समथिंग बैड। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज किसी आम आदमी के लिए कभी भी हो सकता है, वो कैसे डील करता है उससे हमारा इंपॉर्टेंट लेना देना है। So that is what conflict of interest means. Any financial or other interest or undertaking that could directly or indirectly compromise the performance of a public servant's duties, ठीक है, or the standing of the department, so that is called a conflict of interest. मेरी हमेशा से यही सलाह रही है कि GS4 एथिक्स में आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो थ्योरी में जितनी भी टर्म्स आपके सामने आती हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, लॉज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबिटी, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, इन सब चीजों की डेफिनेशन एक एक अपने पेजेस पे लिख लीजिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट बिकॉज यू विल हैव टू यूज दोज डेफिनेशंस इन योर आंसर्स एज फार एज इंट्रोडक्शन गोज। तो इसी तरीके से आप यहां सबसे पहले डिफाइन कर दें, फिर आप ये भी बता दो एक लाइन के अंदर कि पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना एक नॉर्मल बात है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द प्रॉब्लम लाइज व्हेन इट इज नॉट रिजॉल्व्ड। जब इस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व नहीं करते हो तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा क्योंकि एक बंदा जो है वो मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर रहा है सोसाइटी के अंदर, तो उसके कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट दूसरे पर्टिकुलर इंटरेस्ट से कभी ना कभी क्लैश कर सकते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर लाइकली टू एग्जिस्ट, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाता है, दैट रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द इंटेग्रिटी एंड इंपार्शियलिटी ऑफ अ पब्लिक फंक्शनरी। दिस इज वेरी कॉमन। अगर उसे रिजॉल्व नहीं करते हो, मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मेरे ही भाई के रिलेटेड कोई केस मेरे पास जजमेंट के लिए आ जाता है। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं जो फैसला लूं वो निष्पक्ष तरीके से लूं, है ना, बिल्कुल फेयर जजमेंट दूं, अपने भाई के या अपने रिलेटिव के अगेंस्ट जजमेंट दूं, लेकिन वो तो बाद की बात है ना। इफ आई स्टिल हियर द केस even by knowing that that brother or that relative is going to be in the witness box or is going to be in the accused box, then I am betraying my trust that I have built. तो ट्रस्ट जो है ना वो डिटीरियोरेट हो जाता है। अब मैंने ऑब्जेक्टिवली फैसला लिया लेकिन वो फैसला मेरे फैमिली मेंबर के फेवर में गया, कोई मानने वाला तो है नहीं ना। सो ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड बी डन एंड जस्टिस शुड ऑल्सो सीन टू बी डन। दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। ये इसमें ऑप्टिक्स या अपीयरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे मामलों में, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो डिसीजन मेकिंग में कैसे मैनिफेस्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आप बता दोगे 2-3 एग्जांपल। जजेस हियरिंग केसेस ऑफ पर्संस रिलेटेड टू देम, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ब्यूरोक्रेट्स अवॉर्डिंग project contracts to firms that are owned by their relatives or in which they have 25% stake, 30% stake, जहां पे इनका 30% stake है, उसी फर्म्स को ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर रहे हैं। यूपीएससी मेंबर इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट हु इज हिज और अ रिलेटिव, है ना, उसी बोर्ड में बैठ गया जिसमें हमारे जो हैं सुपुत्र साहब इंटरव्यू देने आएंगे। नाउ आई कैन बी वेरी ऑब्जेक्टिव और फिल्मी उसके लिए ना, है ना, मूवी बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट है, बट इन एक्चुअल लाइफ यू वांट टू अवॉइड सच सिचुएशंस बिकॉज आपके ऊपर ट्रस्ट जो है खत्म हो जाएगा।
है ना, इरोड हो जाएगा आपके ऊपर ट्रस्ट। तो इसी वजह से हम 3 एग्जाम्पल देते ही सीधा पॉइंट पे आ जाएंगे। क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि अगर आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप एक गाइडलाइन दे दोगे, यानी कि आपके पास ऑफिशियल वर्जन क्या है जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए तो क्या करना है। तो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स तो सीधा सीधा कह रहा है कि सिविल सर्वेंट शुड अवॉइड डीलिंग विद एनी मैटर रिलेटिंग टू अ प्राइवेट अंडरटेकिंग और एनजीओ इन विच मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एम्प्लॉयड और इन विच इज अ फाइनेंशियल स्टेक। मतलब आपने अवॉइड ही करना है। आपको उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या कोई भी प्रोसेस जो हाईलाइट करती है आपकी रिलेशन विद द प्राइवेट पार्टी और रिलेशन विद द प्राइवेट कंपनी और ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट कंपनी, आपने वो अवॉइड ही करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी टेंडर लेके आती है और आपका डिसीजन मेकिंग है उस केस के अंदर, तो आपके पास यही 2 ऑप्शन है कि आप या तो रिक्यूज कर लो अपने आप को उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, या आप उसको मना कर दो, रिजेक्ट कर दो कि नहीं भाई किसी और डिपार्टमेंट में जाओ, यहां पे तो मैं डिसीजन मेकर हूं। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजॉल्व करना भी सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। अब अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूं जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए तो क्या क्या मैं करूंगा, यू हैव टू टेल दैट बिकॉज दे हैव आस्क्ड इफ आई एम इन अ सिचुएशन फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई विल यूज द फॉलोइंग अप्रोच। इन सच अ क्वेश्चन वेयर यू हैव 150 वर्ड्स, लॉट ऑफ थिंग्स टू आंसर, इन सच अ क्वेश्चन यू मे नॉट गिव कंक्लूजन। इसका एक और कारण है, जो आप आंसर दे रहे हो वो फॉरवर्ड लुकिंग आंसर है, यानी कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। तो आप एक तरह से सजेशन या वे फॉरवर्ड तो अपने आंसर में ही लिख रहे हो, पॉइंट में लिख रहे हो, तो आपको उसको कंक्लूड करने की कोई मजबूरी नहीं है। इट इज नॉट अ कंपल्शन टू कंक्लूड दिस आंसर बाय बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लॉट लेस वर्ड्स एंड यू हैव टू कवर 3-4 टॉपिक्स, है ना। पहले डिफाइन करना है, बताना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर बताना है कि वो कहां मैनिफेस्ट करता है, फिर बताना है कि आपके सामने अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई तो आप क्या करोगे। तो ऐसे अगर करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वर्ड लिमिट को एडहियर करना। तो इसमें आप कंक्लूजन की जगह ये 4 पॉइंट दे दो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है। अगर वो हिडन रह जाए या आप उसे छुपाने की कोशिश करो, है ना, तो छुपाने की कोशिश करो, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, दैट मींस यू हैव सर्टेन मॉडिफाइड इंटेंशंस। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना आउटसेट पे सबसे एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल, इफ माय ब्रदर इज द ओनर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी व्हिच इज बिडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट अंडर माय डिपार्टमेंट, आई मस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, इंटीमेशन टू द अथॉरिटीज, मुझे ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि देखिए यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, लाई हो रहा है, तो ये मैं पब्लिकली डिस्क्लोज कर दूंगा ताकि बाद में मेरे ऊपर बात ना आए, बिकॉज आई एम सपोज टू बी एन ऑनेस्ट इंटीग्रल ऑफिसर, है ना। तो एथिक्स के अंदर ये सबसे बड़ी बात यहां पे आपने बतानी है। तीसरी चीज, सीक रिक्यूजल फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स और प्रोसेस, जहां पे आप दूसरे बंदे को मना ना कर पाओ कि भाई इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट ना करो या तुम्हारा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो बट यू कैन नॉट फोर्स समबडी टू नॉट पार्टिसिपेट इन अ टेंडर प्रोसेस जस्ट बिकॉज यू आर देयर ब्रदर। तो आप हो सकता है कि उसको मना करने में कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो यू विल हैव टू रिक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफिशियल declaration देने के साथ साथ। So for example, judges who were once part of the Ram Mandir dispute, they recused themselves from being on the bench that decided the Ayodhya dispute case. तो वो चीज भी आप एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हो, उसने बोला ना इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हो कि ऐसा ही स्टांस मैं भी रख सकता हूं एज अ पब्लिक ऑफिशियल। आखिरी चीज है कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो, इसके लिए भी मैं स्टेप ले सकता हूं बशर्ते इन केस आई एम having a post that decides the policy। ठीक है, तो मैं यहां पे बताऊंगा, if I hold a position capable of policy change, I would certainly outline a conflict of interest policy to avoid it in future instances। मतलब कि आगे जाते हुए conflict of interest ना arise हो जाए, तो मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए पॉलिसी बनाऊंगा इन केस आई एम इन सच ए पोजीशन इन माय डिपार्टमेंट, है ना। अपने डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग पॉलिसी बनाने की पोस्ट पे हूं, अगर वो पावर्स मेरी पोस्ट मुझे देती है तब मैं जरूर ऐसा करूंगा फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए। तो ये इस तरीके से आपने फटाफट से 4 पॉइंट के अंदर बता दिया कि आप क्या करेंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। इस आंसर के ऊपर अगर आपके और भी कमेंट्स हैं तो आप प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और आगे आने वाले हफ्ते में आपसे फिर मुलाकात होगी डेली आंसर राइटिंग के सेशन के साथ। थैंक यू।